हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट की इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण कुमार सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस गुरु आज आपके सामने लेकर आया हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन नंबर 4, जो पूरी तरह बेस्ड है बैंकिंग एंड इकोनॉमी के ऊपर। बैंकिंग इकोनॉमी का जो ये सेशन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी प्रकार के बैंक्स और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ ऑफिसर ग्रेड के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आज अपने सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, ताकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग इकोनॉमी के हम जो सेशन बना रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, how much amount has been allocated to the PLI scheme in the यूनियन बजट 2021-22। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जरा PLI स्कीम को आप समझ लीजिए। PLI स्कीम का मतलब क्या है? भारत सरकार ने जो PLI स्कीम लॉन्च की है इसका मकसद है कि भारत में रोजगार उत्पन्न करना और जो घरेलू विनिवेश है उसको बढ़ावा देना, ये इस योजना का मकसद है। इसमें सरकार 57,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करेगी और 2021-22 के लिए जो बजट इसमें जारी किया गया है वो बजट जारी किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने 168 लाख करोड़ रुपीज, या 197, या 145, या फिर आपका ऑप्शन डी है 1.81 लाख करोड़ रुपीज। 10 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा सर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 करके आप ऑप्शन डी डाल सकते हैं सर। सही आंसर 1.97 लाख करोड़ रुपीज। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से की गई थी सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके भैया, which subsidiary of ICICI Bank has ceased to function as the subsidiary of the bank। यानी आईसीआईसीआई बैंक की किस सहायक कंपनी ने बैंक की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सहायक कंपनी का मतलब क्या है, सब्सिडी का मतलब क्या है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक की बात की तो आईसीआईसीआई बैंक का जिन कंपनियों के अंदर 50% या उससे ज़्यादा का हिस्सेदारी होगी वही कंपनियां आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडीज कराएंगी। लेकिन जिन कंपनियों में हिस्सेदारी 50% से नीचे चली जाती है तो वो सब्सिडी नहीं रह जाती है सर। यहाँ पर बात करते हैं कौन को सब्सिडी, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, या ऑल ऑफ द 3, या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ऑप्शन 10 से आंसर बताना है। सही आंसर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात किया तो इसमें जो आईसीआईसीआई की हिस्सेदारी थी पहले 51.86% थी, यानी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडी हुआ करता था। लेकिन अब घटकर हो गई है 48.0%, यानी 50% कम हो गई है। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक का अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है सब्सिडी नहीं रहा। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक सब्सिडी है सर। इसको हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस की फील्ड में वर्क करती है। हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है इसकी स्थापना सन 2001 में होती है सर, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो सीईओ हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, उनका नाम है भार्गव दासगुप्ता। भार्गव दासगुप्ता, ठीक है, ये दा है सर, भार्गव दास। ठीक है, भार्गव दास गुप्ता जी जो हैं वो प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं और ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आईसीआईसीआई बैंक जो कि इसकी पेरेंट्स कंपनी है सर, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी जून 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा में है सर। वडोदरा, मुंबई हेडक्वार्टर था पहले, अब इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है सर। और इसके जो सीईओ हैं प्रेजेंट में उनका नाम भी आप याद रखिएगा, उनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी जो है प्रेजेंट में आईसीआईसीआई बैंक के जो हैं आपके सीईओ हैं सर। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे सर। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं। यहाँ पर यह भी पूछ जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है सर। तो टैगलाइन भी याद रखिएगा, टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम हैं ना। ठीक है, हम है ना, ये आईसीआईसीआई बैंक की इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, इसे भी याद रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी भैया,
द Infinity credit card facility has been launched by which company for fintech and banks? फिनटेक और बैंकों के लिए किस कंपनी द्वारा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन आपके सामने एसबीआई, एनपीसीआई, आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी आपके सामने पीएनबी। 10 सेकंड से मिलेगा आपको। तो फिनटेक बैंक के लिए किस कंपनी द्वारा इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड शुरू की गई है? सही आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनपीसीआई ने क्या प्लग एंड प्ले रुपए क्रेडिट कार्ड स्टैक इन्फिनिटी लॉन्च करने के लिए फिशर इंक के साथ साझेदारी की है एनपीसीआई ने। सर यहां पर आपको एनपीसीआई के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एनपीसीआई क्या होता है सर। ठीक है, तो एनपीसीआई इज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। हम यहां थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। देखिए एनपीसी बात की जाए तो 19 दिसंबर 2008 को एनपीसीआई की स्थापना की जाती है आरबीआई और आईबीए के द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 19 दिसंबर 2008 के दिन सर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है और प्रेजेंट में इसके जो सीईओ एंड एमडी हैं उनका नाम है दिलीप असबे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसके जो सीईओ का नाम है। एनपीसीआई इज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर। ध्यान रखिएगा भारत में जितने भी पेमेंट सेटलमेंट के वर्क है, चाहे यूपीआई से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं आप, ठीक है, चाहे आईएमटी यूज करते हैं, आईएमपीएस यूज करते हैं या आधार बेस्ड जो भी आपका प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं आप ट्रांजेक्शन सिस्टम को, तो उन सभी का जो एक तरह से कंट्रोल है, सुपरविजन है, वो एनपीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। इस बात को भी आप देने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The RBI has removed which bank from the PCA restriction? अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आता है PCA restriction क्या होता है, तो जरा पहले नंबर पे हम लोग PCA को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे ऑप्शन की। देखिए जब PCA की बात करते हैं तो PCA का मतलब क्या होता है? PCA की जब हम बात करते हैं तो PCA का मतलब होता है आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है तो समझ लीजिए कि ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की प्रोसेसिंग है, अगर इसकी हम बात की जाए तो देखिए भारत के अंदर जो सबसे ऊपर बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सबसे टॉप पर है और आरबीआई ही बैंकों को लाइसेंस देता है, उनका कंट्रोल, सुपरविजन, ठीक है, रखरखाव सब कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि जो बैंक है वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करते रहें, उनमें कोई दिक्कत ना है सर। ठीक है, और उसके लिए वो समय से ऊपर नए व पुराने नियमों में बदलाव भी करता रहता है सर। ठीक है, अब इसके जरिए आरबीआई क्या करता है? बैंकों की हेल्थ को, पीसीए एक ऐसी कार्रवाई जिसमें आरबीआई बैंकों की हेल्थ को वॉच करता है। अगर कोई बैंक वित्तीय गड़बड़ी से गुजर रहा है या वित्तीय संकट उस पर आ सकता है तो ऐसे टाइम पर आरबीआई पीसीए के तहत उस पर कार्रवाई करता है। अभी कैसे करता है इसके लिए हम आपको बताते हैं। पीसीए का जो इंट्रोडक्शन भारत में हुआ पहली बार वो सन 2002 में किया गया था सर, और सन 2014 में इसको रिव्यू किया गया सर। क्या हुआ सर? रिव्यू। ध्यान, 2002 के बाद पहला रिव्यू कब हुआ? 2014 में हुआ सर। लेकिन इसमें जो 2017 है, 2017 में कुछ नए उपबंधों के साथ पीसीए को लागू किया गया। ठीक है, 2017 में कई नए उपबंधों के साथ इसको लागू किया गया और ये तय किया गया कि अब हम प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे क्या करेंगे? रिव्यू लेते रहेंगे, यानी पीसीए का रिव्यू हर 3 साल के अंतराल पे होगा सर। ठीक है, और उसके आधार पे कार्रवाई होगी सर। पीसीए की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो पीसीए के अंडर में कौन से बैंक आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, इसलिए आरबीआई क्या करता है? 2017 में 3 उपबंधों के साथ में जो ट्रिगर पॉइंट लॉन्च किए गए, ट्रिगर पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिनके आधार पर हम बैंकों की हेल्थ को जज करते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट होता है इसके अंदर आपका CRAR, जिसे बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो, या आप इसे CAR भी कहते हैं सर। तो अगर कोई बैंक अपने CR को 9% या इससे ऊपर मेंटेन करता है तो ठीक है, लेकिन कोई बैंक 9% से नीचे मेंटेन करता है, इससे नीचे मेंटेन करता है, तो ऐसे केस में आरबीआई उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कार्रवाई के लिए चुन लेता है कि ये बैंक संकट में है। क्योंकि 9% का मतलब क्या, यहाँ पर देखिए कैपिटल एडुकेसी रेशियो का मतलब क्या होता है? कैपिटल एडुकेसी रेशियो यानी कैपिटल टू एसेट रेशियो, दोनों बात एक ही है सर। इसका मतलब होता है कि किसी भी बैंक को अगर लोन देना है किसी व्यक्ति को या किसी इंस्टीट्यूट को, तो लोन देने के लिए कितनी पूंजी पर्याप्त रूप से उसे अपने पास मेंटेन करनी पड़े ताकि उसको दिक्कत ना हो सर।
मगर सिंपल भाषा में इसको बताऊं तो आरबीआई ने वर्तमान में सीआरआर 9% पर फिक्स किया हुआ है। सीआरआर वह अनुपात है जिसे बैंक किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने पास रखता है। अगर किसी बैंक का सीआरआर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है तो आरबीआई उसको पीसीए में डालता है। तो ये पीसीए फ्रेमवर्क के 3 ट्रिगर मोड में से पहला है सर। दूसरा आता है एनपीए। एनपीए आप लोग जानते ही हैं, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का मतलब होता है अगर लगातार 90 दिन तक दिए गए लोन पर कोई रिटर्न प्राप्त नहीं होता तब उससे हम एनपीए में डालते हैं। तो अगर किसी बैंक का एनपीए 10% या इससे ऊपर निकल जाता है तब ऐसे केस में बैंक का रिस्क बढ़ जाता है, तो उस केस में उसको भी हम पीसीए में डाल देते हैं। तो ये ट्रिगर पॉइंट 2 है हमारा। ट्रिगर पॉइंट 3 की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है तो है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है कि देखिए जो भी बैंक अपना पैसा लोन के रूप में बांटता है या इन्वेस्ट करता है तो अगर उस पर लगातार 2 साल तक उस पर रिटर्न नेगेटिव रहे, ठीक है, लगातार 2 साल तक यदि रिटर्न नेगेटिव रहता है तो ऐसे केस में क्या होगा कि बैंक घाटे की ओर जा रहा है सर, नुकसान की ओर जा रहा है, उसके वित्तीय संकट उस पर आ सकता है। तो ऐसे में उसको बचाने के लिए आरबीआई करेगा, उसको पीसीए कार्रवाई में डाल देगा। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं पीसीए के। से ध्यान के पूछ सकता आपसे कि पीसीए के पैरामीटर कौन से, ट्रिगर पॉइंट्स 3 है, सीआरआर, एनपीए और रिटर्न ऑन एसेट्स। इनकी बिहाफ पर किसी बैंक की वित्तीय हेल्थ को आरबीआई जो है देखता है, समझता है और उसके आधार पर उन पे फैसला करता है कि किस बैंक को पीसीए की कार्रवाई में डालना है, किसको कार्रवाई में नहीं डालना है सर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो 2017 में बहुत सारे बैंक घाटे में चले थे, तो कई सारे सरकारी बैंकों को पीसीए कार्रवाई में डाला गया था। लेकिन समय के साथ इन बैंकों ने अपने जो एनपीए उनमें सुधार किया, अपनी वित्तीय गड़बड़ी को ठीक किया। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने पीसीए से बाहर कर दिया सर कई बैंकों को। तो आरबीआई द्वारा पीसीए से बाहर जो बैंक हैं, यानी बाहर किए जा रहे हैं बैंक हैं, तो कौन से देखिए, उससे पहले बात कर लें, इन्होंने इलाहाबाद, इसी साल की बात करें, इलाहाबाद बैंक बात कर चुके बाहर सर, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इसको बाहर कर चुके। इसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक, इसे पीसी कार्रवाई से बाहर कर चुके हैं। तीसरा धनलक्ष्मी, इसे पीसी कार्रवाई से बाहर कर चुके हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये बैंक भी आपके पीसीए कार्रवाई से मुक्त किए जा चुके हैं। और रिसेंटली यूको बैंक जो है वो पीसीए से बाहर होने वाला 7वां बैंक है सर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है कि जो बैंक अपने जो ट्रिगर पॉइंट्स है, जो क्राइटेरिया से उससे ऊपर जा रहे हैं, यानी मेंटेन करने लगे हैं, यानी जो बैंक 9% या उससे ऊपर सीआरआर मेंटेन करने लगे हैं, जिनका एनपीए में कमी आई है, 10% से कम होने लगा सर, और रिटर्न एसेट में भी लगातार सुधार हो रहा, तो इसको देखते हुए आरबीआई उनको पीसीए की कार्रवाई से लगातार बाहर कर रहा है सर, ठीक है। आई होप कि आपको पीसीए का प्रॉम्प्ट प्रोटेक्शन के बारे में आपको जानकारी मिली होगी सर, अच्छे जानकारी समझ गए होंगे आपके लिए। अब हम इसके ऑप्शन को रिमूव करते हैं। जैसे कि ऑप्शन कहा जा रहा है आरबीआई ने किस बैंक को अपने पीसीए प्रतिबंधों से हटा दिया है, तो ऑप्शन ए है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव 3। आंसर मिलेगा सही आंसर यूको बैंक, ठीक है। तो यूको बैंक को पीसीए प्रतिबंध से बाहर कर दिया गया है, उसने अपनी इकोनॉमिक हेल्थ को सुधारने का, ठीक है, संकेत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड $112 मिलियन लोन टू इंप्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। तो झारखंड में जल आपूर्ति के ढांचे में सुधार के लिए, ठीक है, $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है सर। कौन से बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए आईएमएफ, एनडीबी, वर्ल्ड बैंक या एडीबी। मिलेगा आपको सर, झारखंड में वाटर सप्लाई करने के लिए सर। सही आंसर है आपका एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ ये डील करी है कि वो $112 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन देगा ताकि वहां पर जो बुनियादी ढांचे हैं और शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको डेवलप कर सके सर, ठीक है। तो एडीबी ने $112 मिलियन की ऋण समझौते पर साइन किया है भारत के साथ में, ताकि ये झारखंड में ये चीजें डेवलप की जा सके सर। यहाँ पर पॉइंट बनता है कि जो एडीबी है, ठीक है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्या है सर, तो बता दें एशिया के अंदर फाइनेंशियल हेल्प के लिए बनाया गया एक बैंक है एडीबी। देखिए इस बैंक की बात की जाए
तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत के फाउंडर कंट्रीज में से एक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है फिलीपींस में, फिलीपींस, ठीक है। और इसके जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसात्सुगो असाकावा। मसात्सुगो असाकावा जी जो है प्रेजेंट में एडीबी के कौन है सर, प्रेसिडेंट है। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां पर इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो झारखंड है, झारखंड की हम बात करें यहां पर, तो झारखंड के प्रेजेंट में जो सीएम है उनका नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए मैं बताता हूं आपके लिए, हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन जी जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और रांची यहाँ की कैपिटल है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अंडर विच नेम टू ब्रिंग ऑल बैंकिंग सर्विस अंडर वन रूफ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए किस नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपका नाम है बॉब यूनिट, बॉब वर्ल्ड, बॉब नाउ एंड द बॉब सेवा। 10 सेकंड बाद इसका आंसर मिलेगा। एक छत के नीचे अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो उसका नाम है बॉब वर्ल्ड सर। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। अब यहां पर बात आती है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है वो भी आपको पता होनी चाहिए सर। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इसको याद रखिएगा सर। मैं यहां लिख देता हूं, टैगलाइन जो है इसकी, ये एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन आता है, टैगलाइन बैंकों की पूछ जाती है। टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी सर। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा, वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है सर, गुजरात के अंदर। और प्रेजेंट में अगर बात करें जो इसके सीईओ हैं सर, ठीक है, सीईओ की बात करें तो उनका नाम हम देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सीईओ हैं एसएल जैन, यस बोल रहा था नाम है एसएल जैन जी जो हैं प्रेजेंट में इसके कौन है? सीईओ सर, एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एसएल जैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा, एचडीएफसी बैंक हैज पार्टनर्ड विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई सेक्टर। एचडीएफसी ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ऑप्शन बी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी आपके सामने आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 10 सेकंड आंसर लिखा। सही आंसर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है सर। यहां मैं एनएसआई के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपके लिए, यानी कि एनएसआईसी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में भारत सरकार द्वारा की गई थी सर, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ध्यान रखें सर, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है सर। तो एमएस सेक्टर के लिए ये एक सपोर्टिंग बॉडी है सर, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है सर ये, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भैया रहा, विच बैंक हैज लॉन्च द पोस्ट डिवाइस विज पोस्ट गो। देखो ध्यान रखिएगा, ये जो विज पोस्ट गो है इस नाम से पोस्ट डिवाइस लॉन्च की गई, एन ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन टू प्रोसेस बिजनेस पेमेंट। किस बैंक ने व्यवसायिक भुगतानों को संसाधित करने के लिए पोस्ट डिवाइस विज पोस्ट गो एक ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है कर्नाटका बैंक, आंध्रा बैंक, इंडसइंड बैंक या बैंक। 10 सेकंड आंसर मिलेगा आपसे। विज पोस्ट गो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है कर्नाटका बैंक, ए आंसर सही है। तो कर्नाटका बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यवसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स यानी पोस्ट स्वैप मशीन विज पोस्ट गो नाम से लॉन्च के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यहां पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कर्नाटका बैंक है उसकी टैगलाइन क्या है सर। देखिए कर्नाटका बैंक की बात की जाए तो यहां इसकी टैगलाइन है योर फैमिली
बैंक अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये कर्नाटक बैंक की टैगलाइन है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो कर्नाटका बैंक है, कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है सर, देखिए 18 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मंगलोर, कर्नाटका में मंगलोर हेडक्वार्टर इसका सर। और इसके जो प्रेजेंट में सीईओ हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, वह है महाबलेश्वरा एमएस, महाबलेश्वरा एमएस। तो महाबलेश्वरा एमएस जो है इसके प्रेजेंट में सीईओ हैं, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा सर। तो इन्होंने जो है कर्नाटक बैंक के साथ मिलकर के विश पोस्ट गो नाम से एक ऑनलाइन स्वैपिंग मशीन, ऑल इन वन स्वैप मशीन लॉन्च की है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड 150 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू फंड आ सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए स्थायी आवास परियोजना को निधि देने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने 150 मिलियन यूएस डॉलर लोन की ऋण को मंजूरी दी है सर? ऑप्शन ए एडीबी, आईएमएफ, एनडीबी या वर्ल्ड बैंक। सही आंसर है आपके यहाँ पर एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1095 करोड़ रुपए यानी कि 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है ताकि वो तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए स्थायी आवास परियोजना पर फंडिंग कर सके सर। क्वेश्चन पर यह रहा सर, इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑन विच बैंक। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सर? ऑप्शन ए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी जेन पियर्स एडम्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या एडिसन बैंक। 10 सेकंड वाइज का आंसर मिलेगा। सही आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है हैज रोब्ड इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर्स रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का सर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, थोड़ा समझ लीजिए इसके लिए भी। देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जाए तो सन 2016 में इसकी स्थापना होती है इस बैंक की सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट में जो इसके एमडी हैं सर, एमडी एंड सीईओ, इनकी अगर बात की जाए तो है वासुदेवन पीएन, इनके वो हैं वासुदेवन पीएन, ये है इसके एमडी एंड सीईओ। और अगर बात करें टेम्पररी चेयरमैन की, जो टेम्पररी रूप से इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है अरुण रामनाथन, अरुण रामनाथन, याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ सकता है आपके लिए सर। ठीक है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके जो चेयरमैन और एमडी अपॉइंट किए गए हैं सर, यानी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं स्मृति मंधाना और रानी रामपाल, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा सर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम बात करें वुमेन, इंडियन वुमेन कौन कौन से, एक हॉकी और एक क्रिकेट। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडियन वुमेन हॉकी की जो कोच हैं उनका नाम क्या है, इसके अलावा वुमेन हॉकी के अंदर जो कैप्टन है उनका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हॉकी की जो कैप्टन है वो रानी रामपाल है, रानी रामपाल। ठीक है, महिला हॉकी की कैप्टन है। और जो इसके कोच हैं, अगर हम कोच की बात करें महिला हॉकी की, तो कोच का नाम है एस मारिजन, MRIJNE, मारिजन जो है प्रेजेंट में इसके कोच हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट टीम के अंदर जो महिला क्रिकेट टीम की बात करें उसके जो कोच हैं तो उनका नाम भी हम बता देते हैं आपके लिए, उनका नाम है डब्लू रमन, ये कोच हैं। और अगर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन का नाम जो है यहाँ पर है, उनका नाम है मिताली राज, ये इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है सर, वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ डिजिटल एफडी फैसिलिटी ऑन द गूगल पे ऐप विदाउट द नीड टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक।
किस बैंक ने बैंक में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना गूगल पे ऐप पर डिजिटल एफडी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है सर? ऑप्शन आपके सामने है कोटक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। टैक्स क्या मिलेगा? यानी बैंक में खाता खोले बिना आप गूगल पे पर डिजिटल एफडी ओपन कर सकते हैं। सही आंसर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस पर भी हमने बात करी, मात्र 2 मिनट में आप गूगल पे पर अपना एफडी खोल सकते हैं इक्विटी फाइनेंस बैंक में के बैंक खाता खोले बिना सर। ठीक है, तो बैंक खाता खोले बिना अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, LIC हैज बाउट 3.9% सेंट शेयर्स ऑफ विच बैंक? LIC ने किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदे हैं सर? ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है PNB। 10 सेकंड मिलेगा। किस बैंक के LIC ने अभी हाल ही में शेयर परचेज किया सर? सही आंसर है आपका बैंक ऑफ इंडिया, एकदम सही आंसर है। तो LIC ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% शेयर जो है यहाँ पर परचेज कर लिए। करंट की न्यूज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 2 बातें जरूर समझ लीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 7 सितंबर 1906 को हुई थी सर, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके जो प्रेजेंट में कह सकते हैं कि जो CEO हैं सर, अतानु कुमार दास जी हैं। ठीक है, अतानु कुमार दास जी जो हैं प्रेजेंट में इसके जो CEO हैं, ध्यान रखिएगा। और जो इस बैंक की टैगलाइन है, ये भी ध्यान रखिएगा, टैगलाइन एग्जाम में पूरी आती है, टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है, इसे भी याद रखेंगे सर। मुंबई हेडक्वार्टर, अतानु कुमार दास जी जो है इसके कौन है? MD एंड CEO है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, नीरज चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी? नीरज चोपड़ा ने अभी पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था सर। ठीक है, भाला फेंकने में, जेवलिन थ्रोअर है सर ये। तो विच कंपनी, किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए सर? ऑप्शन है आपके सामने है SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस या फिर PNB मेड लाइफ इंश्योरेंस। 10 सेकंड बाद आंसर आपको मिलेगा। किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है? सही आंसर आपके सामने आ रहा है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो ध्यान रखना, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ध्यान रखना, जेवलिन थ्रोअर है सर, भाला फेंक में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इन्होंने इस बार जो ओलंपिक हुए थे हमारे, उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। यहाँ पर टाटा AIG के बारे में भी आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि टाटा AIA जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी सर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है, याद रखिएगा। और प्रेजेंट में जो इसके CEO हैं उनका नाम याद रखिएगा, नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी जी जो है वो इसके प्रेजेंट में CEO है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, द मेन में भी डिजिटल 3.0 is a special campaign launched by the Ministry of Electronics and Information Technology in collaboration with which ministry? मैं भी डिजिटल 3.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया एक विशेष अभियान है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी आपके सामने आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड ऑप्शन डी आपके सामने आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 10 सेकंड बाद आंसर मिलेगा। मैं भी डिजिटल 3.0 ये कैंपेन है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सर? तो ऑप्शन ए आपके सामने ये ऑप्शन गलत है एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। आप इसका आंसर ये नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन इसको लॉन्च किया, ये आंसर इसका गलत होगा सर। ठीक है, सही आंसर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से मैं भी डिजिटल 3.0 नाम से पायलट अभियान शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या इसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के सहयोग से मैं भी डिजिटल 3.0 नाम से ये प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च की गई है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन ऑफ फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021? वित्तीय वर्ष 2020 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 31 दिसंबर, ऑप्शन बी
30 नवंबर, 30 सितंबर ऑप्शन सी, और 31 अक्टूबर 2021। 10 सेकंड बाद वित्तीय वर्ष 2020 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई सीमा के लिए सही आंसर है 31 दिसंबर 2021। ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2021 तक 2020-21 के जो आईटीआर हैं उनको दाखिल कर देना है। तो आज के सेशन हम यही समाप्त करते हैं। एग्जाम बाइट पर लगातार फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज चलती रहेगी सर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार आपको यहाँ पर सर्कुलेट करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बैंकिंग की प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू चलती रहे, किसी के रोके नहीं रुकेगी सर। हम बहुत जल्द आपके सामने एसएससी के भी पोर्शन को लेकर आ रहे हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज को हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, लगातार कंटिन्यू ये चलती रहेगी। इसमें करंट और फाइनेंस का पार्ट जुड़ेगा सर। हम स्पेशलाइज वीडियो जो हैं जैसे कि आपके एसएससी के हैं, जैसे भी हार्ट का वीडियो हमने डाला है, बहुत जल्द हम ब्लड के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे सर, बहुत जल्द और भी बायोलॉजी के टॉपिक पे लेकर आएंगे वीडियो सर। ऐसी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी लेकर आएंगे और बैंकिंग की वीडियोस भी जल्द ही इस पर लेकर आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पे काम हो रहा है और धीरे धीरे करके वीडियो पर डाल जा रही है। चैनल को अपना प्यार देते रहिए, अपना जो लाइक सब्सक्राइब है उसको बनाए रखिए सर, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ये सब क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं रखेंगे।